हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल टीचिंग्स विद तानी। मैं हूं तनिषा और आज हम समझते हैं एवलांचेस के बारे में। कुछ ही दिन पहले उत्तराखंड में एक एवलांच आया था जिसमें कि 7 लोगों की मौत हो गई थी। बट द सैडेस्ट पार्ट इज दैट नोबडी टॉक्ड अबाउट इट। वी मस्ट नो अबाउट दिस नेचुरल फिनोमिना क्योंकि ये हर साल भारत के कई पहाड़ी इलाकों स्पेशली जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश को एडवर्सली अफेक्ट करता है, जिसके वजह से प्रॉपर्टी के साथ साथ कई जानें भी चली जाती है। ठीक है, सो व्हाट इज एवलांच? एवलांच इज बेसिकली अ रैपिड फ्लो ऑफ आइस, स्नो एंड डेब्रिस डाउन द माउंटेन स्लोप। आप इस वीडियो में देखिए। सो एज यू कैन सी, ये रैपिड फ्लो जहां पर भी गिरेगा, ठीक है, इट विल डिस्ट्रक्ट, इट विल बी डिजास्ट्रस। ठीक है, ये पूरी तरीके से सब कुछ खत्म कर देता है। सो इसके कई ट्रिगर्स हो सकते हैं जैसे कि वेदर चेंजेस, ह्यूमन एक्टिविटीज एंड नेचुरल डिस्टर्बेंसेस। एग्जैक्टली क्या फैक्टर्स हैं, हम इनसे आगे डील करेंगे। तो देखिए, एवलांच किसी भी टाइप का हो, चाहे वो आइस एवलांच हो, चाहे वो सिर्फ डेब्रीज का हो, चाहे वो स्लैब एवलांच हो, इसके हर एक टाइप के 3 कॉमन कंपोनेंट्स होते हैं: स्टार्टिंग जोन, ट्रैक एंड रन आउट जोन। ठीक है, स्टार्टिंग जोन इज वेयर ऑफ कोर्स जहां से वो बहना शुरू होता है। तो अब क्योंकि यहाँ पर फ्लो शुरू हो रहा है, इट मींस हियर the snow is unsettled in nature and the boundaries have been broken। तो जो स्टॉन्च वॉल होती है, इसको तोड़ते हुए वो एवलांच आपका गिरना शुरू करता है। और ट्रैक वाला जो जोन होता है दैट इज स्मूथ। ठीक है, ये स्मूथ होता है जिसकी वजह से फ्लो होता है। ठीक है, एंड इट इज डेब्रिस फ्री। Then finally it reaches the runout zone. Runout zone is where it starts to settle and the end point of avalanche is known as toe। तो जहां पर सबसे ज्यादा आपका डिस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर एवलांच क्या होता है, वो थमना शुरू हो जाता है। तो जहां पर भी वो किसी भी एरिया में जहां जाएगा तो वहां पर डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द 3 कॉमन कंपोनेंट्स ऑफ एन एवलांच। Then factors: heavy snowfall, steep slopes, warm temperatures, earthquake and anthropogenic activities। heavy snowfall से क्या होता है कि जब आपका heavy snowfall होता है तो वो अर्थ क्रस्ट पर एक प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो स्नो लेयर्स क्रिएट हो रखी होती है पहले से, वो लूज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये एकदम से यहाँ पे आपकी स्नो गिर रही है तो यहाँ पे मूवमेंट होगा, तो इसकी वजह से क्या होता है, लूज स्नो क्रिएट हो जाती है। एंड जब भी स्नो आपकी लूज होगी तो इट विल स्टार्ट फ्लोइंग। ठीक है, मेल्टेड स्नो तो फ्लो ही करेगी, और जब वो फ्लो करेगी, अगर वो ह्यूज अमाउंट में कर रही है, देन इट कैन लीड टू द फिनोमेना लाइक एवलांचेस। देन स्टीप स्लोप्स होते हैं, क्योंकि हमने वीडियो में देखा कि वो एक माउंटेन स्लोप से गिरती है विद द रैपिड डायरेक्शन। देन वार्म टेम्परेचर्स क्या है, क्लाइमेट चेंज है। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, ओवरऑल टेम्परेचर इज राइजिंग। सो उसकी वजह से ग्लेशियर ज्यादा मेल्ट होंगे। जब ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो क्या होगा कि वो फ्लो करना शुरू करेंगे, और वो अगर स्टीप स्लोप उन्हें मिल गया तो फिर वो एवलांच बन जाएंगे। अर्थक्वेक क्या होता है कि जब भी अर्थक्वेक इज बेसिकली द शेकिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो अर्थक्वेक की वजह से क्या होता है, एक मूवमेंट क्रिएट हो जाता है बिटवीन द डेब्रिस। तो जब ये और एंड स्नो, तो जब ये मूवमेंट क्रिएट होता है तो स्नो लूज होना शुरू हो जाती है। तो जब स्नो लूज होगी, अगेन इट विल स्टार्ट फ्लोइंग। एंड देन एंथ्रोपोजेनिक, दैट इज ह्यूमन एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल टूरिज्म। टूरिज्म के टाइम पे आपने विंटर ओलंपिक्स का नाम सुना होगा। उसके अलावा भी कई सारी एक्टिविटीज होती है विच एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑन द अर्थ क्रस्ट। सो व्हेनेवर द प्रेशर विल बी देयर ना, इट विल लूजन द लेयर्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक सडन फ्लो शुरू हो जाता है। क्लियर हुआ? उसके अलावा डैम्स कंस्ट्रक्शन, रोड्स कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा कैन बी अदर फैक्टर्स। सो दीज आर द मेन फैक्टर्स बिहाइंड द creation of avalanche. Wind direction is also a factor, that how does it exert pressure on the soil। क्लियर हुआ? सो अब एवलांच की वजह से ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड होता है। आपने 2021 में चमोली केस सुना होगा, जब चमोली में ग्लॉफ आया था, दैट इज ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। 2013 में केदारनाथ में बादल फटा था। उसके बाद 2023 में भी एक सिक्किम के साउथ लोनाक लेक में हमें ग्लॉफ देखने के लिए मिला था। तो ग्लॉफ को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इट इज वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। सो बेसिकली ग्लॉफ हैपेंस ड्यू टू ग्लेशियर लेक्स। ग्लेशियर लेक्स क्या होती हैं कि कोई भी लैंड है उस पे आप ग्लेशियर आपका फ्लो कर रहा है। ठीक है, देयर इज ग्लेशियर। तो जिस भी एरिया को वो अफेक्ट करता है, तो वहां पर एक डिप्रेशन यानी कि गड्ढा बन जाता है। तो जब उस डिप्रेशन पे पानी भर जाता है तो वो ग्लेशियर लेक बन जाता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। अब ये जो ग्लेशियर लेक है, ये ग्लेशियर के फुट पे, उसके ऊपर, उसके नीचे, उसके अंदर कहीं पर भी बन सकती है।
तो ये आउटबर्स्ट फ्लड का मेन रीजन ग्लेशियर लेक और उसके आसपास के सेडिमेंट्स है। अब ये लेक देखिए, ठीक है, ये लेक आपकी जा रही है, तो इसके आसपास क्या है, अनसेटल सेडिमेंट्स है, कंकड़ पत्थर है, डेब्रीज है जो कि सेटल्ड नहीं होते, वो बहुत बड़ी बड़ी ऐसी एकदम मजबूत चट्टाने नहीं होती और वो लगातार इरोड होती रहती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब ये बाउंड्री आपकी ब्रेक हो जाएगी तो जो लेक है उनका उसकी वजह से ह्यूज रिलीज ऑफ वाटर हो जाएगा क्योंकि बाउंड्री ब्रेक हो गई ना, देन इट लीड टू सिनेरियोज लाइक फ्लड। दिस इज द होल कंसेप्ट, ठीक है। सो ग्लेशियर लेक्स जो होती है वो एनलार्ज हो जाती है, जैसे कि आप इस इमेज में देखिए, ये करंट लेक है, ये इसकी बाउंड्री है, लेकिन जब ये बाउंड्री खत्म हो गई, जब इरोजन की वजह से या अदर फैक्टर्स की वजह से, तो ये जो लेक है इसका साइज बढ़ जाएगा एंड इट विल लीड टू फ्लड, क्योंकि देयर विल बी अ ह्यूज रिलीज ऑफ वाटर व्हेन बाउंड्रीज ब्रेक एंड देन फर्दर इट लीड्स टू ग्लोव, दैट इज इसको जिसको हम बोलते हैं फ्लड आउटबर्स्ट, एकदम से बहुत सारा पानी आ जाता है। अगर आपने केदारनाथ मूवी देखी है सुशांत सिंह राजपूत की, तो उसमें यही दिखाया गया है कि एकदम से बहुत सारा पानी है जिसने केदारनाथ पर आ गया, जिसकी वजह से कई लोग कई घर सब बह गए, ठीक है। इसके रीजंस क्या है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, देखिए क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज इज द अम्ब्रेला फिनोमेना जिसकी वजह से मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर इज टेकिंग प्लेस। तो जब मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स होता है जिसकी वजह से वाटर लेवल बढ़ जाएगा, ग्लेशियर पिघलेगा, वाटर लेवल बढ़ जाएगा, तो वाटर लेवल बढ़ने की वजह से क्या होगा, बाउंड्रीज ब्रेक होना शुरू हो जाएंगी जिसकी वजह से फ्लड आ जाएगा। नेचुरल डिजास्टर जैसे कि एवलांचेज हो गए, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, वोल्केनोज, ये सब क्या करते हैं कि अर्थ क्रस्ट पे प्रेशर क्रिएट कर देते हैं, उसके उसमें सडन मूवमेंट होने लगता है जिसकी वजह से डेब्रीज ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं, जो भी आपका अनसेटल्ड सेडिमेंट्स होते हैं, तो वो बाउंड्रीज ब्रेक होना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से आपकी लेक ओवरफ्लो करना शुरू कर देती है, बहुत बड़ी हो जाती है एंड इट लीड्स टू फर्दर फ्लड लाइक सिचुएशन एंड इवेंचुअली दी ग्लोव। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है कि हाई रेनफॉल वाटर लेवल इंक्रीज होगा, बाउंड्री ब्रेक हो जाएगी, आउटबर्स्ट हो जाएगा। एक्सट्रीम स्नोफॉल अगेन क्या होगा, वो स्नो को लूज कर देगा जिसके वजह से स्नो बहना शुरू कर देगी, अब स्नो बह रही है तो उसके प्रेशर से बाउंड्रीज भी ब्रेक होना शुरू हो जाएंगी जिसकी वजह से अगेन इट कैन लीड टू आउटबर्स्ट ऑफ फ्लड। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, अब चमोली डिजास्टर में जो हुआ था वो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से हुआ था, क्योंकि डैम्स और रोड कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा है, जब आप इतना ज्यादा प्रेशर डालते हैं तो लेयर लूज होना शुरू कर जाती है जिसकी वजह से बाउंड्रीज ब्रेक हो जाती है, क्रस्ट ब्रेक होना शुरू हो जाता है एंड देन एवलांचेस हो सकते हैं, लैंडस्लाइड्स भी हो सकते हैं एंड ग्लोव भी हो सकता है, ठीक है। सो दीज आर द मेन फैक्टर्स। तो एनडीएमए ने, दैट इज नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए ने कुछ गाइडलाइंस इशू किए हैं टू मिटिगेट एवलांचेस। उन्होंने बोला है सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क जोनेशन एंड मैपिंग, कि हमें हाई रिस्क जोन्स को आइडेंटिफाई करना होगा, जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश एक्सेट्रा। तो जब तक हम हाई रिस्क जोन्स को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हम उन्हें कैसे हम अलर्ट जारी कर सकते हैं, फिर कैसे हम स्टेप्स ले सकते हैं, ठीक है। सो जोनेशन एंड मैपिंग इज इंपॉर्टेंट। देन सर्च एंड रेस्क्यू प्रिपेयर्डनेस, इसका मतलब ये कि जो क्विक रिस्पॉन्स टीम्स होती हैं जो कि बॉर्डर पुलिस इनके साथ काम करती हैं, ठीक है, तो उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स होने चाहिए जैसे कि स्नो रॉप्स एंड द बूट्स एंड व्हाटएवर द रिक्वायरमेंट्स आर देयर। देन ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, इसके लिए सैस बनाया गया था, स्नो एंड एवलांच स्टडी एस्टेब्लिशमेंट। तो यही करते हैं कि ये ना ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं टू द आर्मी एंड टू द आईटीबीपी जो कि बॉर्डर पे तैनात रहती है, ठीक है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है इन अ रेगुलेटेड वे एंड पब्लिक अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कि कहीं पर भी ऐसे सिचुएशन आ रही है, एवलांच आ रहा है, ग्लोव आ रहा है, लैंडस्लाइड आ रहा है, वॉट एवर द नेचुरल डिजास्टर कैन बी, सो इसके लिए पब्लिक को पता होना चाहिए कि उन्हें कैसे रिएक्ट करना है। पब्लिक डर जाती है, हबड़ा तबड़ी मच जाती है, इसकी वजह से और ज्यादा नुकसान हो जाता है, ठीक है। सो पब्लिक अवेयरनेस आई थिंक इन माय ओपिनियन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। देन रिमोट सेंसिंग, जीपीएस, एआई फॉर द रियल टाइम वार्निंग्स, जिससे कि लोगों को टाइम पर अलर्ट किया जा सके और जो भी रिक्वायर्ड मैनेजमेंट्स है उन्हें किया जा सके। देन प्रोटेक्शन बैरियर्स एंड स्ट्रक्चर्स, हमने पढ़ा कि जो एवलांच होता है वो एक माउंटेन से गिरते हुए आता है, ठीक है, लैंडस्लाइड हो रहा है, तो वॉट एवर इट इज हैपनिंग, तो उसके लिए अगर हम एक प्रोटेक्शन बैरियर लगा दें तो वो क्या करेगा कि वो उसके फ्लो को रिस्ट्रिक्ट कर देगा जिसकी वजह से नुकसान कम हो सकता है, ठीक है। विंड डायरेक्शन, अगर बहुत तेज से कहीं से हवा आ रही है तो वहां पर एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया जाए जिससे कि उस विंड को रेगुलेट किया जा सके। सो दीज आर द सम important guidelines which must be issued to deal with any natural disaster, not just necessarily the avalanches, ठीक है। तो बेसिक इसमें क्या होता है ना, देखिए पहाड़ पे रहने वाले लोगों की लाइफ ऑलरेडी मुश्किल है, तो वी मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस नेचुरल डिजास्टर्स। इसके लिए जो भी इफेक्टिव गाइडलाइंस है वो गवर्नमेंट को लेनी चाहिए एंड पब्लिक मस्ट बी अवेयर कि उन्हें क्या करना है इस
क्राइसिस में, इस नेचुरल डिजास्टर वाली सिचुएशन में. सो दैट वाज फॉर इट. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.